शाकंभरी अजमेर के चौहान पढ़ चुके, आवाज़ आ रही है ना? शाकंभरी अजमेर के चौहान कर चुके हैं। कल की क्लास में हमने रणथंभौर के चौहान पढ़े। सबसे पहले हमने देखा कि आखिर रणथंभौर क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। फिर ये जो रणथंभौर का जो दुर्ग है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमने देखी कि कब बनाया गया इसे, इसके अंदर क्या फेमस इमारतें थी, ठीक है, यहाँ पर किसका शासन रहा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देखी। सबसे पहला जो है रणथंभौर, अगर हम ब्रीफ करें तो रणथंभौर पे सर्वप्रथम शासन करने वाले थे आपके गोविंदराज। इनका संबंध पृथ्वीराज चौहान तृतीय से है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आकर अपना क्या किया, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करी। और इनके बाद फेमस जो रूलर थे गोविंदराज के बाद, वो थे आपके पल्लन देव। कौन थे? पल्लन देव। पल्लन देव के कार्य में उन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किया, पर इनके काल में जो है किसका आक्रमण हो गया, इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। के तहत जो है बल्लन देव रणथंभौर छोड़कर भाग गए। फाइन। अब इल्तुतमिश के बाद जो नेक्स्ट राजा आते हैं जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। मैंने आपको इनके बारे में बताया भैया, ये बड़े ही कमजोर शासक थे, मास बॉय थे। इनका सारा कार्यभार कौन देखती थी? मदर शाह तुर्क। इसी कमजोरी का फायदा उठा के बल्लन देव के वंशज कौन, बाघ भट्ट जो है, इल्तुतमिश से मुक्त कराते हैं रणथंभौर को। फाइन। और यहाँ पर अपना शासन स्टार्ट करते भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे आपके नरसिम्हा चौहान, जिन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किए, पर उन्होंने अपनी माँ को। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वन जो है वो है आपके भाई जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह के पुत्र हैं आपके वीरदेव चौहान। के बारे में हमने कहावत भी पढ़ी थी भाई, देव चौहान। बताओ भाई को कहावत किसको? सिंह शावन सतपुरुष वचन कदली फलित एक बार। आगे बोलो। त्रिया तेल, त्रिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी। का मतलब ये है कि भाई आप जो है, आप देखते हैं सिंह जो शेरनी होते हैं उसके शावक जो है एक बार होता है, सतपुरुष वचन एक बार निकालता है, ये कदली केला का जो फल है वो एक बार लगता है। ऐसे ही जो है त्रिया यानी स्त्रियों पर तेल जो है एक बार चढ़ता है। और वैसे ही हमीर का जो हट है वो एक बार चढ़ जाए तो वापस से उतरता नहीं। ऐसे ही अमीर हट था। अमीर हट ने, हमीर ने क्या जिद की, क्या जिद की थी हमीर। फिर हमने देखा कुछ एक साहित्य जैसे कि आपका है अमीर महाकाव्य, इसके अनुसार जो कहानी थी वो ये कहती है कि भाई जब रात से अलाउद्दीन खिलजी अपना धन लूट के वापस लेके जा रहे थे दिल्ली की ओर, तो वहाँ पर जो है लड़ाई हो जाती है किस किस के बीच में, लुग खान, नुसरत खान और आपके मोहम्मद शाह के बीच में, कि भैया हमारा शेर ज़्यादा है इस लूट के धन में। और इसी बात की लड़ाई का फ़ायदा उठाते हैं मोहम्मद शाह, सारा धन लेके कहाँ भाग जाते हैं, हमीर देव की। हमीर देव उन्हें आश्वासन देते हैं कि अब आप मेरी सुरक्षा में आ चुके, मेरे संरक्षण में आ चुके हैं, अब तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर। ये कहानी कौन कहाँ बताई जा रही है? हमीर माँ का। हमीर जो रासो है ये कहानी कुछ और बताते हैं। ये कहानी क्या बताते हैं भाई कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी चिमना, क्या नाम था? चिमना, जो कि मराठा बेगम। फाइन। एक रोज जो है अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता है कि भाई उनका अफेयर किनसे चल रहा है, मोहम्मद शाह के सेना में कौन थे, मोहम्मद शाह, उनसे अफेयर चल रहा है। इस चीज का बदला लेने वो मोहम्मद शाह के पीछे, और मोहम्मद शाह भागे भागे किसके शरण में चले जाते हैं, वीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी चेतावनी देते हैं कि इसे मैं मेरे हवाले कर दूँ, ये हमारा मैटर है। पर हमीर देव चौहान जिद पे अड़ जाते हैं क्योंकि ये मेरी शरणागत में है, कि सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, अतिथि है वो। वार्निंग के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया। और जैसे मैंने कहा ये जो दुर्ग था ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, बहुत ही सुरक्षित दुर्ग था। किंतु आंतरिक षड्यंत्र के कारण, रतिपाल और रणमल के कारण
इस किले के, इस दुर्ग में जो है तालाब के अंदर गौ रत्न मिला दिया जाता है, जिससे कि सभी राजपूत जो है इसका त्याग कर देते। धीरे धीरे जब खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो धीरे तो कमज़ोर पड़ जाते हैं और निश्चय करते हैं कि अब क्या किया जाएगा, शाका किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, शाका। 1301 ईस्वी में, अब 1301 ईस्वी में जो है राजस्थान का प्रथम शाखा किया जाता है। वैसे अगर देखो आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो एक शाखा आपके 1298 में भी हुआ था। भाई कब हुआ था, जैसलमेर में। कब हुआ था जी, लेकिन इसके प्रॉपर हमें साक्ष्य नहीं मिले, एविडेंसेस नहीं है साहित्य, इसलिए हम राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर का शाखा मानते, क्योंकि मीरदेव चौहान के नेतृत्व में और रानी रंग देवी के नेतृत्व में किया गया। शाखा के बारे में कल मैंने आपको डिटेल से बताया है। शाखा क्या होता है, इसमें दो गतिविधियां होती है, एक होता है जौहर, एक होता है केसर। जौहर पहले किया जाता है, उसके बाद किया जाता है आपका केसर। फिर हमने पढ़ा था जौहर और सती में भी अंतर होता है। जौहर और जम्मत, जम्मत क्या होता है भाई, पुरुषों द्वारा किया गया जौहर जम्मत। ये सारी चीजें क्लियर है, हम लिख चुके हैं कंप्लीट। कहाँ तक लिखा है आप लोगों ने, हमीरदेव चौहान लिख लिया, हेडिंग डालिए तो लिखिए इसके अंदर हमीरदेव चौहान में चौहानों का, रणथंभौर के चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान हुआ। चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान हुआ। इनके काल में, के काल में तीन मुख्य साहित्यों में, तीन मुख्य साहित्यों में इनकी वीरता का वर्णन मिलता है, इनकी वीरता का वर्णन मिलता है। तीन साहित्य कौन कौन से हैं भाई, सबसे पहला लिखो हमीर महाकाव्य। हमीर किसने लिखी है, ये बताओ भाई, हमीर रासो किसने लिखी है, तारंगधर ये है आपके मीर हट। बताओ किताबें आप लोग, साहित्य पर बहुत प्रश्न आते हैं, साहित्य आप लोग साथ साथ पढ़ते। कल हमने पढ़ी थी ताजुल मसीर, तो भाई किसने लिखी थी, ताजुल मसीर हसन निज़ामी, पढ़ा था ना भाई, हसन निज़ामी। तीन लिखे, उसके बाद लिखे हमीर देव के समकालीन अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। हमीर देव के समकालीन अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। 1299 में, 1299 ईस्वी, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मोहम्मद शाह को, अपने सेनापति मोहम्मद शाह को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा। अपने सेनापति मोहम्मद शाह को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा।
तब तब जालोर के निकट, तब जालोर के निकट मोहम्मद शाह व उल्लुग खान, मोहम्मद शाह व उल्लुग खान, मोहम्मद शाह व उल्लुग खान के मध्य मतभेद हुआ। के मध्य मतभेद हुआ। ठीक है। मतभेद का मुख्य कारण, मतभेद के मतभेद का मुख्य कारण लूट के धन का बंटवारा था, लूट के धन का बंटवारा था। के धन का बंटवारा था। के पश्चात हमीर देव ने, जिसके पश्चात मोहम्मद शाह ने हमीर देव की शरण ली। के पश्चात मोहम्मद शाह ने हमीर देव की शरण, यह वर्णन हमीर महाकाव्य में किया गया। यह वर्णन हमीर महाकाव्य में किया गया। किंतु हमीर रासों के तहत, रासों के तहत खिलजी की मराठा बेगम चिमना, अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना मराठा बेगम चिमना व मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम प्रसंग, मराठा बेगम चिमना व मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम प्रसंग इस आक्रमण का मुख्य कारण था। मराठा बेगम चिमना व मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम प्रसंग इस आक्रमण का मुख्य कारण था। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखे। सन 1301 ईस्वी, सन 1301 ईस्वी में, सन 1301 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद आक्रमण कर दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद जब अलाउद्दीन दुर्ग पर, लंबे संघर्ष के बाद जब अलाउद्दीन दुर्ग पर नियंत्रण नहीं कर सका, दुर्ग पर जब नियंत्रण नहीं कर सका, तो उसने हमीर देव के सेनापति, रणमल एवं रतिपाल को, रणमल एवं रतिपाल को अपने पक्ष में, इनकी सहायता से किले के पीने के पानी में गौ रक्त मिला, किले के पानी में गौ रक्त मिला दिया गया।
से दुर्ग में पानी का संकट हो, पानी का संकट हो गया। इस स्थिति में हमीरदेव चौहान ने एवं रानी रंग देवी ने साका का निर्णय किया कि राजस्थान का पहला साका हो, मैंने आपको कल भी बताया था, राजस्थान के कंटिन्यूसली जो 4 साके हुए वो किसके आक्रमण के कारण हुए? अलाउद्दीन के। पहला जो साका है कंप्लीट आपका क्या है? राजस्थान है। पहला साका जो हुआ है कब हुआ है? 1301 के आक्रमण से अलाउद्दीन के समय। कौन करने वाले थे भाई? बताओ भाई। जौहर थे आपकी रंग देवी करने वाली और राजा थे आपके अमीर। दूसरा साका कब हुआ? 1303 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तौड़ में। किस किसके नेतृत्व में किया गया? रावल, रतन सिंह और पद्मनी के नेतृत्व। तीसरा साका कब हुआ भाई? तीसरा साका याद रखेंगे, तीसरा साका भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है आपको। 1308 में काणा दुर्ग। चौथा साका हुआ 1311 ईस्वी में जालोर। सारे के सारे जो है आपके किसके आक्रमण से हुए? अलाउद्दीन के। फेमस पर्सनालिटी के भी इसी के कारण कंटिन्यूसली आपके राजस्थान में 4 साके की। फाइन। तो यहाँ जो है आपका कंप्लीट रणथंभौर का चौहान का चैप्टर कंप्लीट। तो डाउट है इस चैप्टर में? याद रखेंगे स्टार्टिंग रूलर कौन थे इसमें? गोविंदराज। एंडिंग रूलर हमीरदेव। ऐसे कौन से शासक जिसने वापस से अपने इस शासन का कार्य स्टार्ट किया? बाघभट्ट। किसके दौरान, किस पीरियड में, किस काल में जो है रणथंभौर को छीन लिया? फल्लनदेव। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बनता है, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर इस चैप्टर में वो है हमीरदेव चौहान। या तो उनके साहित्य पे प्रश्न आता है, या उनके साके पर प्रश्न आता है, या फिर जिसने चीटिंग की जैसे रणमल और रतिपाल पर प्रश्न। फाइन। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए जालोर के चौहान। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, जालोर के चौहान। जालोर के चौहान। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए आखिर ये जालोर क्या है। तो पूर्व में क्या नाम था भाई? कोई बताएगा जालोर का पूर्व में क्या नाम था? बालीपुर। क्या नाम था? बालीपुर। या फिर वर्णगिरी। वर्ण। जबालीपुर नाम क्यों था? इस समय में जालोर जगह है, जालोर में जो है जबाली नाम के वो तप किया करते। क्या लिखो मत, पहले समझ आपको मैं लिख। क्या जबालीपुर इसका नाम इसलिए था, यहाँ पर किसी समय, बहुत समय पूर्व जबाली नाम के ऋषि अपना तप करते थे, तपोभूमि। इसका नाम क्या रखा गया? जबाली। फिर जब बाद में चल के आप देखेंगे कि ये जो जालोर है, की सीमा जो है कंप्लीट किससे बनी हुई थी? जाल के पेड़ों से। जाल के पेड़ देखे होंगे आपने, तो बड़े बड़े जाले लगे होते हैं। क्या ऐसे पूरा क्या होता है? और नहीं देखे तो आप देखते हैं कई कई घरों में जो है बाउंड्री क्रिएट के डेकोरेशन के लिए बेल चढ़ाई जाती है, जालियां बनती ही नहीं बनती।
तो ऐसा कोई क्षेत्र जिसकी सीमा किससे बनी हो, दाल के पेड़ों से बनी हो, इसलिए इसका नाम बाद में क्या रख दिया गया, डोर से समझते हैं, डोर से होता है सीमा। डोर का मतलब क्या होता है, सीमा। दाल की जो सीमा है उसे हमने क्या कहा, दालो। क्या, अच्छा अब जो यहाँ पर शासन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो शासन है आपका कब से प्रारंभ हुआ है, एनीवन, 1181। इससे पूर्व क्या था भाई, इससे पूर्व यहाँ पर जो है कंप्लीट लोगों के द्वारा ही क्या किया जाता था, कुछ जैसे जातियाँ आपने सुनी, ये जातियाँ होती है अलग अलग, मीणा जाति, अलग अलग जातियाँ जो है यहाँ पर अपना शासन कर। अब हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, हिस्ट्री शुरू होती है आपके शाकंभरी के चौक। मानो कि अगर हम हिस्ट्री बातें कहाँ कहाँ से शुरू, शाकंभरी में एक राजा थे जिसका नाम था वाकपति राजा। क्या नाम था, वाकपति। इसी राज्य के जो है एक पुत्र थे जिसका नाम था लक्ष्मण चौहान। नाम था लक्ष्मण चौहान। और ये वो लक्ष्मण चौहान है जिन्होंने जो है 960 ईस्वी में नाडोल पर शासन वंश, चौहान वंश की स्थापना की। नाडोल है पाली क्षेत्र, नाडोल का है पाली क्षेत्र। यानी शाकंभरी के बाद अगर कोई पहला चौहान वंश निकल के आया तो वो कहाँ था, नाडोल। और वो कौन थे, वागपति राज के पुत्र लक्ष्मण चौहान, जिन्होंने इसकी, नेपाली में किसका भी शासन चल रहा है यहाँ पे, चौहानों का। अब यही जो नाडोल के शासक है, इन्हीं के जो है बाद में पुत्र वंशज आएंगे जिसका नाम था अल्लन। क्या नाम है, अल्लन। और अल्लन के एक और पुत्र होंगे जिसका नाम है कीर्तिपाल। क्या नाम है, इन कीर्तिपाल ने जो है जालोर में चौहान वंश की क्या रखी, जालोर में चौहान वंश की, कीतू नाम से फेमस है। नॉर्थ नैन्सी में इनका नाम क्या लिखा है, कीतू। और वैसे कीर्तिपाल इन्होंने जो है जालोर के लिए, कहाँ से ओरिजिन है, नाडोल। नाडोल का मेन ब्रांच क्या है, शाकंभरी। फाइन, बाद में जब धीरे धीरे नाडोल कमजोर पड़ेगा तो नाडोल को किसमें मिला दिया जाएगा, जालोर में। और ये कंप्लीट कौन सा शासन कहलाएगा आपका, जालोर शासन। कौन सा शासन कहलाएगा, जालोर शासन। समझ आ रही है एवरीवन। सबसे पहले शाकंभरी अजमेर में आए थे चौहान। इसी के जो एक राजा है वाकपति राज, जिनके वंशज थे लक्ष्मण चौहान, इन्होंने 960 ईस्वी में नाडोल के चौहान वंश की नींव। जब नाडोल में शासन चल रहा था तो पूर्व में आपके क्या आएंगे, अल्लन एक राजा आएंगे जिसके पुत्र थे कीर्तिपाल। इन्होंने अलग जगह पे चौहान वंश की नींव रखी, कहा गया जालोर के चौहान। क्या कहा गया, जालोर के चौहान। एक और चीज, यहाँ पर जो है एक पहाड़ी है जालोर में जिसको कहते हैं हम सोनगढ़ पहाड़ी। पहाड़ी का क्या नाम है, सोनगढ़ पहाड़ी। इसलिए जितने भी जालोर के शासक यहाँ शासन करेंगे के नाम के पीछे क्या लगता है, सोनगरा। कीर्तिपाल सोनगरा, वीरमदेव सोनगरा। सोनगरा क्यों लिखा गया है, क्योंकि बताते ना कि भाई यहाँ सोनगढ़ में रहने वाले तो सोनगरा, ये सारे चौहान वंशज। लेकिन सोनगरा क्या बन गई, उनका क्षेत्र। क्लियर हो रही है एवरीवन। सी बातें लिखी, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं इनका इतिहास। बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। अगर आपने सुना हो वीरमदेव और फिरोजा का प्रेम, वीरमदेव पढ़ेंगे अभी हम। देखिए इसके अंदर जालोर के चौहान, जालोर के चौहान लिखे प्राचीन अभिलेखों में जालोर का नाम जबालीपुर, प्राचीन अभिलेखों में जालोर का नाम जबालीपुर व जालोर किले का नाम स्वर्णगिरी या सोनगढ़ किला मिलता है। जालोर का नाम जबालीपुर व जालोर किले का नाम सोनगढ़ व सुवर्णगिरी किला मिलता है।
दालोर शब्द से तात्पर्य है दाल प्लस लोर। दालोर शब्द से तात्पर्य है दाल प्लस लोर, अर्थात दाल प्लस लोर अर्थात दाल की पेड़ की दाल के पेड़ की सीमा, दाल के पेड़ की। फाइन एवरीवन, दाल के पेड़ की सीमा तो हमने क्या नाम दे दिया? जालोर। अब लिखे इसमें हेडिंग इतिहास, जालोर का इतिहास। कंप्लीट आप लोग लिखे फ्लो चार्ट में। सबसे पहले शाकंभरी के चौहान जिसके एक राजा थे वागपति, इन्हीं के वंशज है लक्ष्मण चौहान जिन्होंने किसकी स्थापना करी? नाडोल चौहान वंश की। कब की थी? 960 में। फाइन, इन्हीं के वंशज निकलते अल्लन, और अल्लन के पुत्र थे कीर्तिपाल जिसने स्थापना की जालोर की। तो एक बार बना दे। टाइम क्या है जालोर की स्थापना का? 1181 ईस्वी। क्या अब लिखे इसमें कीर्तिपाल को जालोर के चौहान वंश का संस्थापक माना गया। कीर्तिपाल को जालोर के चौहान वंश का संस्थापक माना गया। इन्हें इतिहास में कीतु के नाम से जाना गया। चार से क्या बोलते कि आम बड़ा गाड़ने में हमारा किस नाम से जाना गया है कि अब इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, फेमस है जालोर में, हम वो पढ़ेंगे क्योंकि अगेन कहा राजा बहुत आते हैं। इंपॉर्टेंट वो है जो आपकी सबसे पहले जो राजा बनते हैं वो है आपका, कब स्थापना की? 1182 ईस्वी। पूरे जालोर क्षेत्र पर इन्होंने स्थापना की। के बाद जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी थे इनके वो कौन थे? समर सिंह। लिखना मत, अभी देख लो। समर सिंह ने क्या किया? समर सिंह ने गुजरात के एक राजा थे, इस समय गुजरात में किसका अधिकार था? चालुक्यों। गुजरात में एक राजा थे जिसका नाम था भीमदेव सेकंड। इनसे अपनी पुत्री का विवाह किया जिसका नाम था लीला देवी, और ऐसा करके इन्होंने चालुक्य से अपने संबंध क्या है मजबूत। फाइन, ये चीज समर सिंह ने की। तो कब प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने चालुक्य, तो कौन थे आपके? समर सिंह। समर सिंह के बाद एक इंपॉर्टेंट राजा है उदय सिंह। उदय सिंह ने क्या किया भाई? उदय सिंह ने कई बार दिल्ली जो सल्तनत है, दिल्ली जो एरिया है वहां तक अपना अधिकार स्थापित नहीं हुए, पर प्रयास करना है इनके लिए बहुत बड़ी बात। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ राजा आते हैं, कैन एनीवन टेल मी कौन है? सिखदेव। नाम तो सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने।
चचिक देव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनके समकालीन थे बलबन और नसीरुद्दीन, और इन दोनों में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जालोर पर आक्रमण कर सके। देव इतने स्ट्रांग थे। है तो उन्होंने जो बलबन, आप जानते हैं बलबन की क्या, बलबन का नाम सुना है? तो कौन थे बलबन? कौन थे भाई? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के एक राजा हैं बलबन, जिन्होंने अपने शासन काल में स्वयं को जिले इलाई की उपाधि दी। वो स्वयं क्या है? क्या है? अल्लाह की परछाई है। उन्होंने अपने दरबार में ऐसी कठोर नीतियां लागू की जिससे कि लोग अचरज में थे कि भी ऐसा भी शासक बन, दूर दूर तक लोग जानते थे कि भाई ये शासक जो है कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते। एक नीति जैसे कि आप इनके समझिए सजदा और पाइबो। सजदा और पाइबो, सजदा मतलब होता है थ्री इडियट्स। देखिए थ्री इडियट्स मूवी सभी ने देखी है? ऐसे कोई है जिसने नहीं देखी? देखिए थ्री इडियट्स में सलाम करते देखा है 90 डिग्री। फाइन। बलबन ने अपनी दरबार में नियम लागू कर दिया था कि भाई आप मंत्रीगण या कोई भी प्रजा अगर दरबार में आती है तो सबसे पहले 90 डिग्री झुककर राजा को क्या करना होगा? सलाम करना नियम था, और अगर इसका कोई उल्लंघन करता तो दंड तक दिया। दूसरी नीति थी पाइबोस, कि अगर आप दरबार में आ गए और 90 डिग्री सैल्यूट कर दिया आपने, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप राजा के पास जाओगे, राजा के पैरों को हाँ जी, उनके पैरों को क्या करेंगे आप? अगर राजा एब्सेंट हो तो राजा की जगह उनकी जूतियां पड़ी रहेगी, आप उनको जाके क्या करें? सारे मंत्रीगण और राजा के बीच में एक यूनिफॉर्म डिफरेंस था। राजा बहुत आलिशान कपड़े पहनता और मंत्रीगण कैसे पहनते? नॉर्मल से। एक गैप क्रिएट हो गया किसके बीच में? राजा बलबन इतना स्ट्रिक्ट रूलर था, और इसके स्ट्रिक्ट बिहेवियर से सारे आसपास के क्षेत्र जो है घबराए हुए थे। इसने कई बार आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और जीता भी, पर उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि चचिक देव से बदले। चचक देव को इतना पावरफुल थे आपके जालोर के। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि राजस्थान का जो इतिहास है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप आगे देखेंगे इल्तुतमिश कई बार हरा दिया भाई, इल्तुतमिश ने कई बार आक्रमण किया, उसको पछाड़ दिया, ऐसे शासक को पछाड़ दिया, अलग अलग शासक को पछाड़ दिया, लेकिन इसका वर्णन आपको कभी भी इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है नहीं। राजस्थान का इतिहास पर छुपा हुआ है। ऐसी ब्रेवरी स्टोरीज हैं आपकी इसमें, पर उनको कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाता है। ये हमारा सबसे बड़ा क्या है? नेगेटिव। और ऐसे एक लीडर थे चचिक देव, जिन्होंने इनके आक्रमण से आपके जालोर को। फाइन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है यहाँ पर वो है आपके कानड़ देव चौहान। ये सबसे इंपॉर्टेंट। कानड़ देव चौहान का टाइम पीरियड है 1305 से 1300। कानड़ देव इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इनके दौरान, इनके पीरियड में एक तो कहीं साहित्य लिखा, एक नाम तो आप जानते हैं, कानड़ देव प्रबंध के द्वारा, पद्मनाभ द्वारा, पद्मनाभ इन्हीं के काल में लिखा गया। कानड़ देव की हत्या का बखान ऐसे किया जाता है कि भाई ये जो एक शासक थे मेवाड़, जो कि बहुत पावरफुल शासक था, पावरफुल शासन था, उस मेवाड़ के सामंत सिंह को हरा दिया था आपके कानड़ देव। मेवाड़ के सामंत सिंह को पराजित कर देते हैं कानड़ देव, अपने क्षेत्र का विस्तार अलग अलग जगह कर देते। और तो और किसी और से पंगा लेने में भी नहीं डरते। इसका एक उदाहरण आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात का आक्रमण करके लूट का धन वापस लेके जा रहा था, तो बीच में आप जानते हैं जालोर आएगा। जालोर में नहीं, जालोर में जब ये यहाँ पर अपना लूट का धन सोमनाथ मंदिर को तोड़ के शिवलिंग के टुकड़े लेके जा रहे, माना जाता है जब ये न्यूज़ कानड़ देव को पता लगी कि ये यहीं से आ रहे हैं, तो इन्होंने जो है उन लोगों को रोक कर पर आक्रमण किया और उनसे 5 शिवलिंग के टुकड़ों को लेके वापस कहाँ दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को आ गया था कि ये है कौन? माइकल लाल, जिसने हमारे लोगों को। और कानड़ देव डरते नहीं थे कि जो होगा देखा जाएगा। वो अच्छे से 1305 से 1311 में जान चुके थे किसकी हरकत है? अलाउद्दीन खिलजी ऑलरेडी इस डेट तक 2 शाखा करवा चुका है। कहाँ पे? राजस्थान।
इमेज वैसे ही राजस्थान में खराब हो चुकी है, भय नहीं लगता था कि भाई मैं उस शासक को छेड़ रहा हूँ जिसकी वजह से राजस्थान। फाइन एवरीवन। कानड़ देव ने डायरेक्टली पंगा किससे लिया? अलाउद्दीन खिलजी। माना जाता है एक सैनिक है जिसका नाम है आपका अल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम है? अल मुल्क मुल्तानी। इसका नेतृत्व करके अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। का नेतृत्व करके क्या किया आपका? अल मुल्क मुल्तानी जो है इसको सेनापति के तौर पर भेजा। कहाँ आक्रमण किया? माना जाता है इस आक्रमण के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ऑफर दिया था कानड़ देव को कि तुम क्या करो, तुम हमारे दरबार में आकर हमारी अधीन कर लो। बार कानड़ देव मान भी गए थे, पर जब दरबार गए और वहां उनको सम्मान प्रॉपर नहीं मिला, वापस चले आए, बोले कि हम आपके अधिकार। लेकिन क्योंकि रिश्ते संबंध सुधारे रखने थे इसलिए वो अपने पुत्र को स्वयं कभी कभी कहाँ जाते थे? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करने। तो इसी दौरान अब आप एक कहानी सुनेंगे, अगर आपने सुनी, विरमदेव और फिरोजा का प्रेम प्रसंग। तो अब कहानी सुन लो। जैसा कि मैंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें आदेश दिया था कि आप क्या करें, हमारी अधीनता को स्वीकार। लेकिन कन्नड़ देव ने सम्मान न मिलने के कारण इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपने संबंध मधुर बनाने के प्रयास किए साथ अलाउद्दीन। इसी दौरान जो है इनके पुत्र कानड़ देव के, किसके पुत्र? कानड़ देव के जो पुत्र है वीरम देव, आए दिन जो है दिल्ली दरबार में उपस्थित हो जात की किससे मुलाकात करते थे? अलाउद्दीन की। वीरम देव माने जाते वाज डैशिंग हैंडसम पर्सनालिटी। आज का जो आप टॉम क्रूज कहे या कोई भी कहे, वो पर्सनालिटी थी। क्या वीरम देव ने कभी नोटिस नहीं किया? आपको भी हैंडसम बॉयज होते हैं, हैंडसम गर्ल्स होती है, कभी नोटिस करती क्या कोई देख रहा है नहीं देख रहा? अपने धुन में मस्त रहते। वीरम देव भी वही पर्सनालिटी थी। वो जाते रहते थे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने, पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनके दीवाना हो चुका। वो दीवानी कौन हो गई थी? वो हो गई थी फिरोज की। कौन थी भाई? अलाउद्दीन। हाँ अभी आएगा। अलाउद्दीन की बेटी कि वो मौका ढूंढती थी कि कब वीरम देव आए, कब मैं चाय का ग्लास लेके जाऊं, कब मैं पानी का ग्लास। तो आए दिन जो है वीरम देव के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, पर वीरम देव ने कभी नोटिस किया। और एक रोज फिरोजा ने जोश में आके वीरम देव को बोल दिया कि भाई आई लाइक यू, ठीक है, और मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हम क्या करें, विवाह कर ले। देखो, एक दिल्ली सल्तनत की राजकुमारी जो है एक छोटे से क्षेत्र के राजा को ये बोल रही है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, आपसे विवाह करना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। कौन लड़का नहीं मान? पर वीरम देव थे स्वाभिमानी। वीरम देव क्या थे? स्वाभिमानी। उन्होंने उस समय इस बात को गौर नहीं किया। को हर्ट हो गया कि मैंने इसको लाइक किया, मैंने इसको कभी कन्फेस किया और इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। वो गई अपने फादर के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, कि मैं जो हूँ केवल केवल एक पुरुष से विवाह करना चाहती हूँ, और वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले इसका विद्रोह किया कि भाई क्यों, इतने आमजन है, इतने लोग हैं, इतने अलग अलग क्षेत्र में हमारा क्या है, फैलाव है, तुम किसी भी राजकुमार किसी भी राजा से प्रस्ताव करो, हम तुम्हारा विवाह करेंगे, पर एक हिंदू से क्यों, राजपूत शासक से? हमारी नीतियां में इतना डिफरेंस क्या है, हम अलग हैं वो अलग है। पर रोजा टस नहीं करूंगी तो किससे विवाह करूंगी? फाइन। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चलो ठीक है, अब तुमने कहा है और तुम एक दिल्ली सल्तनत की राजकुमारी थी, तो तुम्हारी इच्छा का क्या किया जाएगा? सम्मान किया जाएगा। वो वीरम देव के पास जाते हैं, जो समय कहाँ है? दिल्ली दरबार में। वीरम देव को बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ ही दिन का समय है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे गले में माला डालनी है या तुम्हारा गला काटना है। मैंने डायरेक्टली वार्निंग दी, या तो शादी कर लो या फिर क्या कर लो। वीरम देव ने कहा मैं तुम्हें क्या देता हूँ, उत्तर देता हूँ। वो चले गए। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी छोड़ेंगे नहीं।
और अगर हाँ कर दिया तो नहीं छोड़ इसलिए तो रातों रात जो है दिल्ली से भाग जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, जालो रोक के। सारी कहानी किसको बताते हैं, कानड़ देव को, कि कानड़ देव डैडी देखो ये बात है, मैं को उनसे विवाह नहीं करना। कानड़ देव जानते हैं कि आगे प्रॉब्लम क्या है। वीरम देव कहते हैं कि हमारा रीति रिवाज सब कुछ अलग है। उसी टाइम में कहावत थी कि भाई राजपूत शासकों में आप देखते राजपूत स्त्रियां कितनी और तरीके से, बोला कि एक तुर्की को लाके में अपने समाज को कानड़ देव ने कहा अगर तुम्हारी यही जिद है, तुम्हारा यही अगर निर्णय है, तो तुम्हारे निर्णय पर वो अलाउद्दीन खिलजी मनाने का प्रयास भी करते कि कहाँ आप दिल्ली सल्तनत के बड़े राजा, कहाँ हम मामूली से है, आप तो अपने बराबर का एक कोई था, हम तो कहाँ आपके बराबर। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, बराबर हम तुम्हें कर देंगे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हम तुम्हें बराबर ले आएंगे, एक बार तुम क्या करो शादी के लिए हाँ। पर कानड़ देव के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी तय करते हैं और फिरोजा को बोल के जाते हैं कि चाहे मृत चाहे जीवित जैसे भी हो, मैं वीरम देव को तुम्हारे समक्ष लाके रखूं। क्या फिरोजा उससे पहले कुछ बोलती, अलाउद्दीन खिलजी फाइन अपनी सेना को लेके, और इस सेना का नेतृत्व जो है यहाँ पर कौन करते हैं, एक कमाल के इंसान जिसका नाम है कमालुद्दीन। क्या नाम है, कमालुद्दीन। अब आप सीन समझिए कि ये जो है आपका क्या है, एक दुर्ग है जिसका नाम है आपका जालोर। क्या नाम है, जालोर दुर्ग। कल आपने रणथंबोर दुर्ग पढ़ा था, तो रणथंबोर की कुंजी आप जानते हैं चाबी क्या थी, झाइन दुर्ग। वैसे ही जालोर दुर्ग की जो कुंजी क्या थी, बाणा दुर्ग। कुंजी का मतलब कि पहले आपको यहाँ आना होगा, इसको अपने अधीन करना होगा, उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं। इसको सुरक्षित करने के लिए इसकी कुंजी। और सिवाना दुर्ग आप सभी जानते कहाँ है, पहाड़ में। जालोर दुर्ग कहाँ है, जालोर में। कहाँ है, जालोर में। तो भाई सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया गया, बाणा दुर्ग। इस दुर्ग को संकटकालीन दुर्ग भी कहा, कि माना जाता है ये दुर्ग इतना प्रोटेक्टेड है कि इस दुर्ग से अंदर अगर आप हैं तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित है, बाहर आप बाहर जो भी है आप पर डायरेक्टली आक्रमण नहीं कर। इतना मजबूत दुर्ग, इतना मजबूत क्या बनाया गया था, इस दुर्ग को बनाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हमारा इतिहास करता है कि कोई ना कोई एक ऐसा भेदी होता है जो हमारी सारी लूप होल्स बता देता है और अंदर आने का रास्ता बता। वैसा ही जो है आपका यहाँ पर किया गया, उसका नाम था बावला पवार। क्या नाम था, बावला। बावलापंथी कर दी और जाके सारी जो लूप होल्स थी, भाई कौन सा एंट्री गेट है, कहाँ से जाना है, ये सारे किसको बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी। क्यों बताया भाई, क्यों बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ऑफर दिया था कि एक बार तू मुझे क्या कर दे, दुर्ग में जाने का रास्ता बना, दुर्ग को मैं अपने अधीन कर यहाँ का क्या बना दूंगा, देखना आगे क्या। बावला पवार को बोला बस एक बार क्या कर, तू मुझे एंट्री बता दे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ का शासक की मदद से, बावला पवार की मदद, सिवाना दुर्ग में क्या करता है, अलाउद्दीन के आक्रमण। इस आक्रमण के दौरान क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचता है, 1308 यानी कि 2 जुलाई 1308 ईस्वी को सिवाना दुर्ग में साका किया जाता है। क्या किया जाता है, साका किया। राजा नहीं थे तो सेनापति क्या उसमें नेतृत्व में क्या किया गया, द्वारा क्या किया गया है, 8 ईस्वी जौहर कर माणा दुर्ग पर हासिल कर ली। तो अब अगला टारगेट क्या था, कि बीरम देव तो बैठे थे, राजे भी कहाँ बैठे थे, जालोर दुर्ग में। तो अगला मेन टारगेट क्या था, फाइन एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर जालोर दुर्ग। हाँ हाँ ऐसे क्यों रहनी चाहिए लास्ट तक, एंड बताएंगे आपको। इसमें सबसे पहले आप लोग ये चार्ट बनाए, एज इट इज बनाओगे। मणिपाल समर सिंह में याद रखेंगे, गुजरात के चालुक्य संबंध सुधारे, अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किससे किया, भीम। जय सिंह फिर आए चचिक देव जिसके समकालीन थे बलबन और नसीरुद्दीन, के आक्रमण से सुरक्षा दिलाई आपके
उसके बाद एक कानड़ देव चौहान का साहित्य आप लिखेंगे कानड़ देव प्रबंध बाय पद्मनाभ। इन्हीं के द्वारा, पद्मनाभ के द्वारा एक किताब लिखी, नाम है विक्रम देव आगरारी बात। क्या एवरीवन हेडिंग डाली कानड़ देव चौहान 1305 से 1311। कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 के दो साहित्य आप लिख ले, कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनग्रारी वात। दोनों किसने लिखे हैं? पद्मनाभ ने। दोनों किसके द्वारा लिखे गए? पद्मनाभ। वीरम देव सोनाग्रारी वात। सोनाग्रा तो जितने भी चौहान है ना इसमें, उसके पीछे लगेगा, जैसे कीर्तिपाल सोनाग्रा, समर सिंह सोनाग्रा, चिचिक देव सोनाग्रा, कानड़ देव चौहान सोनाग्रा, इन सभी के सरनेम क्या लगेगा? सोनाग्रा। और क्यों लगेगा? क्योंकि क्षेत्र क्या है? सोनगढ़ पहाड़ी पर। अच्छा आप मुझे बताओ, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है भाई? और आपके जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? वाणा दुर्ग। ये दोनों चीज याद रखेंगे। वाणा दुर्ग माना जाता है बीच जंगलों में है, कि वहां तक पहुंचना मुमकिन नामुमकिन। अच्छा आपने एक कहावत सुनी है, रायरा भाव राता ही गया। राई जो होती है, राय के जो भाव है वो रात को ही गए। कहावत बहुत फेमस। क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है? आप लोग कोई फॉर्म भर रहे हैं, लास्ट डेट थी 18 मई, और आप लोग आज जागे और बोल रहे हैं कि प्लीज मेरा फॉर्म। अब क्या बोलोगे? रायरा भाव तो राता ही गया, यानी कि रात को ही थे, वो चला गया, अब कुछ नहीं है, अब तुम बैठे रहो। यार तो ये कहावत आपकी बहुत पॉपुलर है, माना जाता है ये कहावत किससे जुड़ी हुई है? जालोर के दुर्ग। आगे की कहानी सुनी क्या है? आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब वाणा दुर्ग पर आक्रमण कर लिया गया है, वाणा दुर्ग के ऊपर अब नेक्स्ट टारगेट क्या था? जालोर। और जालोर दुर्ग जो है कंप्लीट सुरक्षित दुर्ग है, बहुत ही मजबूत। से सारी दुर्गों की दीवारें क्या होती है? मजबूत। क्या आपने सुना है कि दीवार को तोड़ के एंटर ली? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या किया जाता है? षड्यंत्र किया जाता है। अंदर के किसी आदमी को मिला लिया जाता है और उसके साथ क्या करते हैं? षड्यंत्र करके उसको हरा देता है। फाइन। तो अब जो है जालोर दुर्ग की जब बारी आती है तो जालोर दुर्ग को कैसे हत्या है? वापिस अलाउद्दीन खिलजी टैक्टिक्स खेलते हैं, और टैक्टिक्स करके अंदर का एक आदमी था जिसका नाम था दहिया बिका। क्या नाम था? दहिया बिका। तो अपने पक्ष में ले, और इसको क्या कहता है कि बस तू एक बार क्या कर, मेरी मदद कर दे, तेरे को क्या बना दूंगा? हाँ, जालोर का क्या बना दूंगा? राजा। दहिया बिका के आंखों में क्या चमक जाता है? भाई बिल्कुल सही है। वो पूछता है कि अब आप जालोर दुर्ग को हत्याएंगे कैसे?
तो बोलता ये तो तुम्हें पता है, तुम मुझे बताओ गुप्त रास्ता क्या है। दहिया बिका कहते हैं कि गुप्त रास्ता तो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जालोर की सभी दीवारों में एक दीवार कच्ची, एक दीवार क्या है, कच्ची है। आप चाहो तो उस जगह से क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी कहते कौन सी दीवार है कच्ची। बोले इसका पता कैसे लगाएं। तो फिर दहिया बीका ने एक आइडिया दिया कि आप एक काम करो, जालोर दुर्ग के आसपास राई बिखेर, राई होती है, ठीक है, राई बिखेर दो। राई की एक स्पेशलिटी है कि जो राई है ना, राई जो खोखली भूमि होती है उस पर पहले उगती है, कि राई जो है खोखली भूमि पर जो है ज्यादा जल्दी उग जाती है। जहाँ कच्ची मिट्टी हो, जहाँ थोड़ा दलदल सा हो, उपजाऊ क्षेत्र, वहाँ जल्दी उग। अब इससे क्या होगा, जब चारों तरफ इसका क्या कर देंगे, राई बिखेर देंगे, तो जो ऐसा क्षेत्र जो क्या है, कच्चा है, जो खोखला है, वो क्या है, वहाँ राई उग जाएगी और उस क्षेत्र हमें पता लग जाएगा और हम उस दीवार को तोड़ के क्या कर लेंगे, जालोर में एंट्री लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐलान कर दिया पूरे जालोर में, जिसके पास राइयां हैं, राइयों के कट्टे हैं, आप बस मेरे पास आओ, आपको मुंह बोले इनाम दिए जाए। क्या दिया जाएगा, मुंह बोले इनाम दिए जाएगा। सभी लोग राई भर भर के ले आए किला, और अलाउद्दीन खिलजी ये लो राय, हमें इतने पैसे, उतने पैसे, इतने स्वर्ण, इतना, ये सबको दे दिया भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करी, सभी जगह राई बिखेर दी, और जिस तरह जैसे मैंने कहा इसकी स्पेशलिटी, कुछ दिनों बाद वहां पर क्या हो गई, राई हो गई। तो पता लगा लिया जा गया कि भाई एक आदमी जो बहुत सो रहे थे और लास्ट में अपना थैला लेके आए राई का, जो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे एक कहावत कहते हैं कि राई रा भाव तो राते ही गया, खिलाओ राई तो दे दो लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो क्यों, क्योंकि उसके भाव तो रात को ही ऐलान किया था, गए भाव, तो काम था वो तो हो ही गया, अब क्या इनको भाव देने में। तो ये कहावत यहाँ पर यूज की जाती है। दीवार का पता लगा लिया जाता है और दीवार को तोड़ के एंट्री कर दी जाती है। माना जाता है इसका जो तालाब था के अंदर भी गौ मांस मिला दिया गया, जिसके तहत यहाँ संकट भरी स्थिति हो गई। और फाइनली जो है कानड़ देव और यहाँ की जो रानी थी, इनके नेतृत्व में क्या किया गया, साका किया गया सन 1311 ईस्वी में। वीरम देव भी जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वीरम देव की गर्दन को काटकर फिरोजा के सामने प्रकट करते, ले बेटी तेरे लिए क्या लिया है मैं, वीरम देव। फिरोजा कहती डैडी ये क्या किया, चाहिए था, ऐसा थोड़ी। फिरोजा का दिमाग खराब हो जाता है, वो उस गर्दन को जो है यमुना के तट पर ले जाती है और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार करती है। और इतनी कहते हैं डिप्रेशन में चल जाती है कि वहीं पर यमुना नदी में ही आत्महत्या, यमुना नदी में ही क्या कर लेती है, आत्महत्या। चीजें समझ आई सभी को। अच्छा इनका क्या हुआ भाई, दहिया बीका का, दहिया बीका का क्या हुआ। दहिया बीका खुशी खुशी घर गए कि भैया अब तो जालोर अधीन कर लिया है, अब हम क्या बन जाएंगे, राजा बन। इन्होंने जाके अपनी पत्नी को बताया, इनकी पत्नी का नाम था, ये भी फेमस है इतिहास में, हीरा दे। इनको बताया कि सुनो भाई स्वीटार्ट, आज तो क्या किया हमने, आज तो पूरे शासन, पूरा जालोर का जो दुर्ग है अपने अधीन हो चुका है, अब मैं बनूंगा राजा, तुम बनोगी पट्टानी। हीरा दे को जब ये बात पता लगती कैसा इंसान है जो अपने राजा का सगा ना हो सका, उसने क्या किया है, उसने छल कपट इतना विश्वासघात किया अपने राजा के साथ, वो कल को मेरा क्या सगा होगा। क्या वो उठाती है तलवार और उसी क्षण जो है दहिया बिका काट देती है। हीरा दे का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, अगर आप सुनते, समझ आ रही है? अब लिखो कहानियां जो भी पढ़ी ना, ये लिखो। कानड़ देव चौहान 1305 से 1311। देखिए इसमें 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी कानड़ देव जालोर का शासक बना। 1305 ईस्वी कानड़ देव जालोर का शासक बना। तत्कालीन समय में दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अच्छा एक और चीज, लास्ट पॉइंट एक बार समझिए। अब
जालोर की हिस्ट्री 1311 तक है, क्योंकि 1311 के बाद 1311 में जालोर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधीन कर लिया, यहाँ पर अपने सेनापति को नियुक्त कर दिया और जालोर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? जलालाबाद। क्या नाम रख दिया गया? जलालाबाद। और पूर्व में 1308 में कमालुद्दीन का नाम सुना था? कमालुद्दीन को जो है सिवाड़ा का राजा बनाया, सिवाड़ा का नाम बदल के क्या रखा गया? खैराबाद। क्या रख दिया गया? खैराबाद। क्या इसलिए अब जो है शासन किसका चला आपका? चौहान वंश में, ज्यादा कुछ नहीं, कानड़ देव चौहान, तीरम देव और फिरोजा प्रेम। याद रहेगा सभी को? इंटरेस्टिंग है, कहानी खुद से लिखे आएंगे अब। अभी तो जितना याद करा है आपने, एक बार फटाफट से इसको बना लीजिए, उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में